हाय बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5, जिसका नाम है भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हम डील करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस को। तो भैया जल्दी से तैयार हो जाइए, गेट रेडी टू फाइट, क्योंकि आज की क्लास में हम चैप्टर 5 के एक एक केस स्टडी क्वेश्चंस को करेंगे और इतने बारीकी से करेंगे कि उस चैप्टर से कोई भी केस स्टडी फाइनल पेपर में आए तो वो आपसे जरूर बनेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भैया वो का है, वो ये है कि भैया इस चैप्टर के पहले मैंने दो चैप्टर के केस स्टडी वीडियो बना डाला है। एक का नाम है चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा है चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भैया वो वीडियो कहाँ मिलेगा, उसका एड्रेस पता कोई है का? हाँ, एड्रेस पता है ना। मैं उसका जल्दी प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, क्रिएट कर दूंगा केस स्टडी के नाम से, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल आपको वो वीडियो वॉच आउट करना है तो ऊपर देखो आई बटन, ठीक, आई बटन क्लिक करो, और आई बटन क्लिक करते ही आप चैप्टर 4 के केस स्टडी क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। अब दोबारा आई बटन क्लिक करो तो आप चैप्टर 7 के केस स्टडी क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। या फिर चैनल का वीडियो सेक्शन चेकआउट करो, वहां दोनों केस स्टडी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फिलहाल आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ ऐसा है। इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। मतलब दुनिया तो आपको पता है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है दुनिया है। उसमें इंडिया जो है ना, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उनके बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ये कहना चाहता है इस लाइन के द्वारा। ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। देखो, अब ये इंडिया इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना? क्योंकि इंडिया में जो मैन पावर है वो सस्ता है, ठीक है, बहुत सस्ता है, बहुत कम में लेबर मिल जाते हैं। दूसरा, इंडिया के अंदर जो टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, मतलब जो टेक्निकल सपोर्ट कंपनी को मिलता है, और जो इंजीनियर है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। आगे क्वेश्चन क्या बोला? आगे बोला कंट्रीब्यूटिंग द हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रन्स। और ये जो लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर है, मतलब जो सस्ते में लेबर मिल जाता है, और जो इंजीनियर जो होते हैं अच्छे लेवल के मिल जाते हैं, और अच्छा टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण कंपनी जो है वो अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन कर पाती है और सस्ता प्रोडक्शन कर पाती है, ठीक है। आगे बोला द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। मतलब एक टीवी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है जो अपनी फैक्ट्री में टीवी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो हर साल यूनिफॉर्मली टीवी मैन्युफैक्चर को इंक्रीज कर रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखो, अगर कोई कंपनी है पहले साल में 5 टीवी बनाती है, दूसरे साल में 10 टीवी बनाती है, तीसरे साल में 12 टीवी बनाती है, तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने का है? 5 का, और यहाँ पे गैप कितने का है? 2 का। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि हर साल उतना ही बढ़ाया जाएगा जितना पहले साल बढ़ाया गया। मतलब पहले साल बताओ कंपनी ने कितना प्रोडक्शन बढ़ाया था? 5 टीवी का। तो अगली जो नेक्स्ट साल वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी, मतलब तीसरे साल जो प्रोडक्शन बढ़ाएगी वो 5 बढ़ाकर बढ़ाएगी, मतलब अगली साल जो प्रोडक्शन करेगी वो 15 टीवी का करेगी। मतलब फिर से इस साल 5 टीवी ही इंक्रीज करेगी। इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना। समझ में आ गया? फिलहाल आगे बोला इट प्रोड्यूस 16,000 सेट इन 6 ईयर। कंपनी जो है वो छठे साल में, 6 ईयर में, ठीक है, 16,000 टीवी बनाती है भाई, 16,000। कितना टीवी बनाती है? 16,000। और 6 ईयर देने का मतलब होता है कि सामने वाले ने A6 की वैल्यू दे रखी है 16,000। बात समझ में आ गया? एंड आगे क्या बोला? एंड 22,600 इन 9th ईयर। और 9वीं साल, मतलब 9th ईयर में, 9th ईयर में कंपनी जो है वो 22,600 टीवी बनाती है। 9th ईयर मतलब A9 की वैल्यू दे रखा है 22,600। क्लियर है ये बातें? तो A6 की वैल्यू 16,000, A9 की वैल्यू 22,600। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। आगे बोला बेस्ट ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि जो भी ऊपर मैंने जानकारी दी है, आपको जनहित में सूचना जारी करी है, उस सूचना के आधार पर, उस जानकारी के आधार पर जो क्वेश्चन पूछा है वो बता दो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है?
फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पूछने का मतलब होता है कि वो ए की वैल्यू पूछना चाहता है। वो किसकी वैल्यू पूछना चाहता है? ए। अब ये एक बात बताओ, आपको ए सिक्स कितना दे रखा था? 16,000। ठीक है। ए सिक्स का मतलब क्या होता है? सामने वाले ने ए सिक्स का मतलब क्या दे रखा है? ए सिक्स का मतलब होता है ए प्लस 5D बराबर कितना? 16,000 इक्वल टू 16,000। अच्छा यार, मेरे को खांसी आ रही है, पहले खांस लेते हैं, है ना। प्रिया, साउंड आ रहा है? ओके। और दूसरा, A9 दे रखा है कितना? 22,600 इक्वल टू, देखो 22,600 दे रखा है। A9 को क्या लिखते हैं? अच्छा, इसको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसको गणित में पढ़ते हैं। और जब एक ही लाइन में स्टेप बढ़ाना हो ना, जैसे इसी चीज को एक ही लाइन में आगे लिखना हो, तो बीच में ऐसा इंप्लाइज टू या और का साइन देकर लिखते हैं, ठीक है ना। A9 का मतलब होता है A प्लस 8D इक्वल टू 22,600। हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ इस टाइप से डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन होता तो डील करने का तरीका अलग होता। अब ये जो दो इक्वेशन बना, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इनको सॉल्व करके आप क्या करो ना, इनको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लो। भैया कैसे निकलेगा बताते हैं। आप क्या करो ना, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को माइनस कर दो। यहाँ कैसे भैया, क्या क्यों कर रहे हैं? अरे आपने चैप्टर 3 पढ़ा है, जहाँ पे आपने 3 मेथड पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आउट ऑफ सिलेबस, तो आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सीखा है। वहां पे जब भी इक्वेशन में दो वेरिएबल दिया जाता था एक्स और वाई, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने सीखा था ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे ए और डी दे रखा है, एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे डी। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन लगाना है, तो हम फिलहाल यहाँ पे एलिमिनेशन लगा रहे हैं। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ए को हटाना है। अब माइनस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि भैया हम पहला देखते हैं कि सेम चीज होना चाहिए और सेम साइन होना चाहिए। अगर ए सेम है दोनों इक्वेशन में, और ए के आगे कुछ नहीं प्लस, यहाँ भी ए के आगे कुछ नहीं प्लस, अगर सेम चीज सेम साइन में हो तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज, ठीक है। प्लस का माइनस, यहाँ कुछ नहीं, प्लस का माइनस। बताओ, ए के आगे कुछ नहीं प्लस, ए के आगे माइनस, ये कट गया। अब साइन चेंज होने के बाद क्या होता है ना, ये जो प्लस है वो इसका ओरिजिनल साइन नहीं होता। 8D का ओरिजिनल साइन कौन हो जाता है? माइनस। तो -8D में +5D गया, तो -3D इक्वल टू का इक्वल टू -22,600 में 16,000 घटा दो भाई, तो कितना आएगा? तो सिंपल सी बात, -6,000, -6,600 आएगा, है ना। दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस खत्म। डी निकालना है, तो आप 6600 ऊपर लिखो। तीन और डी के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, 3 से ये कटा, कितने बार में? 2200 बार में, ठीक है ना। कितने बार में? 2200 बार में, है। तो डी बराबर कितना निकल गया? 2200। ठीक। अब डी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन वन में या टू में, चलो पुट करते हैं। पुट डी इक्वल टू, मैं आपको पता है इतने तरीके से लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो ना और बाद में जाके रिवीजन करो, तो आपको समझ आना चाहिए आप करे क्या हो, ठीक है ना। बाकी आप पे डिपेंड है कि आप कैलकुलेशन कितने तेजी में करते हो, ठीक है। पुट डी इक्वल टू 2200 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बताओ, ए प्लस 5D बराबर 16,000। यही है ना इक्वेशन फर्स्ट भाई? इक्वेशन फर्स्ट यही है, ठीक। अब देखो ए का ही, +5 का 5, 5 और डी के बीच में कुछ ना मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू 2200, डी की जगह 2200, ठीक है, इक्वल टू 16,000। ठीक। ए प्लस, अब देखो, 2 जीरो तो अपने जगह है, 5 गुने 10, 5 गुने 2 10, 10 का जीरो बचा हाथ में एक, 5 गुने 2 10 और एक 11, ठीक है, इक्वल टू 16,000, ठीक है। अच्छा, इधर 11,000 प्लस में इक्वल के इधर आया माइनस में, तो 16,000 माइनस 16,000 माइनस 11,000, ठीक है। अब देखो, 16,000 में 11,000 गया तो कितना आया? 5,000, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना है? 5। क्लियर है ये बात है? तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना होगा? 5,000 का। क्लियर है ये बात है? तो आपको यहाँ पे एमसीक्यू तो दिया नहीं है, तो नीचे स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं वो भी सुन लो, देखो। नीचे लिखेंगे हैंस कॉमा, हैंस कॉमा, क्या बोला? प्रोडक्शन
ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, नीचे लिखेंगे हैंस कॉमा प्रोडक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इक्वल टू 5,000। भैया एक बात बताओ, एक नंबर में आएगा तो इतना लंबा चौड़ा भाषण करेंगे? अरे नहीं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो सीधा आप ये रफ में कैलकुलेट करते हैं, 5,000 लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अग, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? 2 मार्क्स में जब पूछा जाएगा तो आप इतने डिटेल में करोगे, 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप सीधा आंसर लिखोगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो देखो। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर, बोल रहा है 8 ईयर के ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात, 8 ईयर के ड्यूरिंग प्रोडक्शन पूछ रहा है, मतलब ए 8 पूछ रहा है। ए 8 को क्या लिखते हैं? A+7 D। ए और डी की वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 और डी की वैल्यू 22। तो ए की जगह 5,000, देखा फायदा क्या हुआ निकालने का? ठीक है, 7 का 7, 7 और डी के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई डी की जगह पे 22। तो देख लिया ना, आपको लग रहा था ना कि यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा भाषण किया, इसलिए किया ताकि ए और डी पता चल जाए। ए और डी पता चल गया तो जितने भी चीजें पूछा है इस क्वेश्चन में सब बहुत तेजी में निकलता हुआ चला जाएगा। देखो 5,000 रहने दिया, प्लस 7 × 2 कितना हो गया? 14 का 4, बचा हाथ में गए, 7 दूनी 14 और 1 15, और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दिया। अब बताओ 15,400 में 5,000 जोड़ दो तो 20,000, 20,400, और ये हमारा फाइनल। हाँ तो क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। देखो अगर पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बोला फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8 ईयर, 8 ईयर बोला तो A8 निकाला। लेकिन इसी 8 के आगे अगर एक वर्ड जोड़ देता ना, फर्स्ट, फर्स्ट 8 ईयर, तो समझ लेना, मतलब ये TH हटा के केवल फर्स्ट 8 ईयर लिख देता ना, तो इसका मतलब हम क्या समझते पता है? एसएटी निकालना है। देख रहे हो कितना छोटा सा अंतर मार रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन में, कहा गया, अगर क्वेश्चन में आपके पास 8 के बाद TH लगा के दिया है, इसके पहले फर्स्ट नहीं लगाया है, तो समझ लेना A8 निकालना है। और अगर क्वेश्चन में, ठीक है, 3 लगाए उसके बाद TH नहीं लगाए, लेकिन TH के बदले यहाँ पे आगे क्या लगा दिया? फर्स्ट, तो समझ लेना ये क्या निकालने बोल रहा है? S3। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया? अच्छा, अगर हमने गलती से एक फॉर्मूला पढ़ रखा है SN का, क्या पढ़ रखा है? SN का, बताओ। N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 × D, ठीक। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? S3। 3 रखा तो N की जगह 3/2 ब्रैकेट में। अब क्या करना है आप? दो और A के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। A की वैल्यू कितनी है भाई? A की वैल्यू हमने निकाल रखा था, बताओ। A की वैल्यू 5,000 और D की वैल्यू 2200, ठीक है। तो A की जगह रख दो 5,000 प्लस N की वैल्यू कितनी चल रही है? 3, N की जगह 3 -1 और D की जगह 2200, ठीक। अच्छा 3/2 रहने दो। अच्छा 2 × 5,000 10,000, प्लस का प्लस, 3 में 1 गया तो 2, ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई 2200 का 2200, ठीक है ना? अच्छा 3/2 रहने दिया, 10,000, इसको तो छेड़ा ही नहीं। अच्छा 2 × 2200 कितना होता है? 4400, ठीक है ना? अच्छा अब 3/2 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 4400 कितना हो गया? 14,400। अब ये काट दो, 2 से 7,200, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 × 2 6, 3 × 7 21, और लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, 21,600। समझ में आ गया? पहले 3 ईयर में जो प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन, वो कितने का होगा? 21,600 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ईयर, ये बोल रहा है किस साल में, कॉमा, द प्रोडक्शन इज
29,200 बोल रहा है कि कौन से साल में प्रोडक्शन जो होगा 29,200 होगा। जब भी इन विच लिखा हो क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लेना, जब भी क्वेश्चन में इन विच लिखा हो तो समझ लेना वो एन की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है? एन की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो आपको बोल रहा है कि कौन से साल में जो प्रोडक्शन होगा 29,200 होगा, तो हमें तो नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे। लेट nth, let nth the production of nth year, the production of nth year, nth year, हमने मान लिया कि nth ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 29,200। अच्छा, nth ईयर का मतलब समझते हो? मतलब an, an हमने मान लिया 29,200, समझ में आ गया। अच्छा, an की वैल्यू बताओ, सॉरी an का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लिख दिया। अब a की वैल्यू कितनी थी? 5,000, यही थी ना, प्लस n माइनस वन। और डी की वैल्यू कितनी थी? 2,200, इक्वल टू 29,200। ठीक, 5,000 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, n माइनस वन इंटू 2,200 बराबर, देखो 29,200 में माइनस कर दो 5,000, ठीक है ना। अब बताओ n माइनस वन बराबर 29,200 में 5,000 गया तो कितना आ गया? 24,200। अब 24,200 जो लिखा है हमने, ठीक है, 24,200 इसको रहने दिया। अब देखो 2200 और ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब 2200 जो है वो मल्टीप्लाई में, इक्वल के इधर गया डिवाइड, तो 2,200 चला गया डिवाइड में, है ना। दो जीरो से दो जीरो कट गया। अच्छा, 11 के टेबल में ये कितने बार में? 2 बार में। और 11 के टेबल में 11 दूनी 22, ठीक है। 24 में 22 गया तो दो, दो और दो 22, 11 दूनी 22, ठीक है। तो n माइनस वन इक्वल टू 22 बट्टे कितना हो गया? 22 अपॉन में टू, दो से 22 कटा, 11 बार में, माइनस एक इक्वल के इधर है प्लस एक, तो 11 प्लस एक कितना हो गया? 12। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 12। एन की वैल्यू 12, मतलब 12वें साल में, ट्वेल्थ जो ईयर होगा उस साल जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 29,200 होगा। क्लियर है ये बात है? बात समझ में आ गई? तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेवन्थ ईयर एंड फोर्थ ईयर। बोल रहा है सेवन्थ ईयर और फोर्थ ईयर के दौरान जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसका डिफरेंस क्या है। मतलब A7 में आपको A4 को क्या करना है? माइनस, ठीक है, क्योंकि सेवन्थ ईयर में प्रोडक्शन A7 और फोर्थ ईयर का प्रोडक्शन A4, और डिफरेंस पूछ रहा है तो इसमें इसको माइनस कर दिया। A7 का मतलब क्या होता है? A प्लस 6D, माइनस A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D। अच्छा बताओ, ये माइनस A4 पे और A4 की वैल्यू टोटल है, तो अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस टोटल पे लगाना है और यहाँ पे लग रहा है माइनस ए पे है, इसलिए गड़बड़ है। बात समझ में आ गई? तो माइनस अगर टोटल पे दिखाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट, ए प्लस 6D। अच्छा बताओ, माइनस इंटू यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 3D। अच्छा बताओ, ए के आगे कुछ नहीं प्लस, ए के आगे माइनस, कट गया 6D में 3D गया 3D। और डी की वैल्यू बता दे, 3 और डी के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू 2,200। तो बताओ 3 × 2,200 कितना हो गया? 6,800। मतलब सेवन्थ और फोर्थ ईयर में जो प्रोडक्शन का डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 6,800 का होगा। क्लियर है ये बात है? आगे बढ़े। अच्छा, अब क्वेश्चन खत्म पहला, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है वो सुनो। योर फ्रेंड वीर, आपका दोस्त है जिसका नाम है वीर, ठीक है, वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। वीर नाम का आपका एक सुंदर सा खूबसूरत सा दोस्त है जो एक 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है ना। ही कैन करेंटली रन दैट द डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। जो 200 मीटर की दूरी है ना वो 51 सेकेंड में ट्रेवल कर लेता है, ठीक है ना। आगे क्या बोला? एंड विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस। और वो हर रोज प्रैक्टिस करता है, तो हर रोज जब प्रैक्टिस करता है तो हर रोज वो 2 सेकंड कम टाइम लेता है 200 मीटर रेस को
कवर करने में। मतलब भैया 200 मीटर रेस वीर नाम का बंदा लगाता है। ये वीर कौन है भैया? यहाँ देख रहे हो ये सुंदर सा बालक जो दौड़ लगा रहा है, यही है वीर भैया, है ना। तो ये 200 मीटर का रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो ये प्रैक्टिस करता है। अब पहले दिन जब प्रैक्टिस किया तो उसको 200 मीटर रेस को कवर करने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 51 सेकंड लगा। अगले दिन जब यही सेम 200 मीटर की दूरी वो ट्रेवल किया, मतलब दौड़ लगाया, तो उसको 2 सेकंड कम लगा, मतलब अगले दिन 49 लगा। फिर अगले दिन प्रैक्टिस किया तो उसे कितना लगा? 47। और ऐसे हर रोज 2 सेकंड वो कम करता जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो भैया एक दिन ऐसा आएगा का वो 0 सेकंड में ही 200 मीटर दौड़ जाएगा? अरे नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग यार। हर एक चीज की लिमिटेशन होती है ना। तो कुछ टाइम के बाद आएगा जब लगेगा यार इससे कम नहीं हो सकता, उस टाइम ये तो रुक जाएगा। ठीक। आगे क्या बोला? ही वॉन्ट टू डू इन 31 सेकेंड्स। अब क्वेश्चन में कह दिया कि भैया ये 200 मीटर की दूरी जो है ना, वो कवर जब हद तक करता है ना, तो उसे मिनिमम से मिनिमम 31 सेकंड लगता है। उससे नीचे वो जा ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना, एक हद तक जाके रुक जाएगा। तो अपने आप में ये जो बना वो क्या बना? एपी बना। क्या बना? एपी बना। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। जो सिचुएशन दिया गया था उसके हिसाब से एपी क्या है? तो सिंपल सी बात, 51, 49, 47 डॉट 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 डॉट। देखो 51, 49, 47, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया? तुरंत बन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट द एपी ऑफ द above गिवन सिचुएशन। बोल रहा है इसमें से कौन सा टर्म एपी का, जो आपको आप सबने एपी बनाया उस एपी का टर्म नहीं है। तो हमने एपी क्या बनाया था भाई? 51, 49, 47, ऐसा ही एपी बनाया था ना। और बोल रहा है कि कौन सा टर्म इस एपी का पार्ट नहीं है। तो बताओ कौन सा टर्म? सब सारे के सारे टर्म देखो ऑड में चल रहे हैं। तो इसमें देखो ये ऑड है, मतलब एपी का पार्ट है। ये ऑड है, एपी का पार्ट है। ये ऑड है, एपी का पार्ट है। बट ये ऑड नहीं है, ये इवन है, तो ये एपी का पार्ट नहीं है। तो आपको बोल रहे हैं इसमें से कौन सा टर्म एपी का पार्ट नहीं है, तो कौन सा? क्लियर है ये बात है? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। आपको nth टर्म दे रखा है, मतलब an की वैल्यू दे रखी है। देखो an की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2n+3। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉमा देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज। आपको कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। अब एक जुगाड़ बताऊं, सस्ता वाला, मस्त वाला, जो विद इन सेकंड में आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ध्यान रखना, एन के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। जब भी ए एन दिया हो, मेरी बात सुन लेना, जब भी ए एन दिया हो और एन के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। एन के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 2। कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। करके देख लो, दिखा देता हूँ। एन के जगह पे पहले 1 रखो। 2, 2 और एन के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू 1, एन की जगह 1, +3। बताओ 2 बन जा, 2 +3 कितना हो गया? 5। अच्छा ए टू निकालो। ए टू। अब देखो 2 का 2, 2 और एन के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, एन की वैल्यू कितनी रखी? 2, एन की जगह 2, +3। अच्छा बताओ 2 × 2 4 +3, 4 + 3 कितना हो गया? 7। अब देखो डी निकालने जानते हैं, A2 - A1। अरे यही जानते हैं ना। अब A2 बताओ कितना है? 7। 7 माइनस A1 कितना है? 5। A1 की जगह 5। 7 में 5 गया तो कितना आया? कहा था ना रोशन भैया कभी गलत नहीं होते। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बात है? तो ध्यान रखना, जब एन दिया हो तो एन के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक। चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन क्या पूछा? द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा 4 विच 2x कॉमा x + 10 कॉमा 3x + 2। ठीक है। आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। आपको एक्स की वैल्यू निकालने को कहा है और बोला ये जो टर्म है वो किस में? एपी में। तो एक सिंपल सी रूल जानते हैं कि जब भी 3 लगातार टर्म एपी में हो तो बीच वाले टर्म का डबल, बीच वाले टर्म का डबल, तो बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। साइड वाले के सम के बराबर होता है, साइड वाले को जोड़ दो। किसको किसको जोड़ेंगे? 2x को प्लस, और साइड में कौन है? 3x + 2। तो ध्यान रखना, बीच वाले टर्म का डबल, बीच वाले टर्म का डबल साइड वाले के सम के बराबर होता है। अब बताओ इधर 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 2 × x क्या हो गया? 2x प्लस का प्लस 2 × 10 कितना हो गया? 20 इक्वल टू बोर्ड पे। अब देखो 2x + 3x 5x + 2। अब देखो या तो दो तरीका है, एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाओ
और यहाँ पे पुट करो और देखो कौन सी वैल्यू पुट करने पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है। या तो एक तरीका ऐसे, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 20 + 2 इक्वल टू उधर गया -2, 5x। अब बताओ 2x के आगे कुछ नहीं, प्लस इधर आया तो -2x, है ना। अच्छा एक बात बताइए और ध्यान से बताइए मुझे, ठीक है। 20 में 2 गया तो 18, और 5x में 2 के x गया तो 3x, 3 से 18 कटा 6 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6। x की वैल्यू कितनी आएगी 6। कहीं है क्या 6? ऑप्शन में कहीं है क्या 6? हाँ, ऑप्शन ए अनीता इज राइट आंसर। क्लियर है ये बात है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, देखो यार आजकल मैं खांसी से बड़ा परेशान हूँ यार, बड़ा दुखी हो गया हूँ खांसी से। मेरी आवाज आ रही है? साउंड आ रही है मेरी? ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है वो सुनो। योर एल्डर ब्रदर wants to buy a car and plans to take loan from a bank for his car। आपका जो बड़ा भाई है वो एक गाड़ी खरीदना चाहता है, वो प्लान करता है कि गाड़ी खरीदने के लिए जो पैसा होगा वो बैंक से हम लोन करवा लेंगे, ठीक है ना। आगे बोला ही repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month, starting with the first installment of rupees 1000। मतलब वो जो गाड़ी खरीद रहा है उस गाड़ी के लिए जो उसने बैंक से लोन करवाया वो 1,18,000 का लोन करवाया। टोटल कितना करवाया? 1,18,000 का लोन हुआ है टोटल। तो जब टोटल दिया हो तो समझ लेना एसएन दिया है। ठीक। आगे क्या बोला कि पहला ईएमआई जो पे कर रहा है वो कितने का पे कर रहा है? 1,000 रुपए का। मतलब ए की वैल्यू वो कितना दे रखा है? 1000। बात समझ में आ गया। आगे बोला फुल स्टॉप, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाई ₹100 एवरी मंथ, कॉमा आंसर द फॉलोइंग। और हर महीना वो 100 रुपया बढ़ा देता है। तो जब भी वो 100 रुपया बढ़ाए, इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी दिया है, डी दिया है 100। ये कैसे भैया बताता हूँ। अगर एपी बनाएंगे तो खुद सोचो, एपी बनाएंगे तो पहली मंथ को कितना पे करेगा? 1,000 रुपया ईएमआई। अगली मंथ 100 रुपया बढ़ाकर पे करेगा तो कितना? 1,100, है ना। अगली मंथ 100 रुपया बढ़ाकर पे करेगा तो 1,200, और ऐसे ही कहानी, सॉरी, 1,200, और ऐसे ही कहानी चलती जाएगी। तो बताओ फर्स्ट टर्म कितना हुआ? ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 1,100 में 1,000 घटाओ। समझ में आ गया। अब आगे बातें देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला? द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट इज। 30th बोला है, 30th। ध्यान से सुनो, 30th। 30th का मतलब A30 पूछ रहे। A30 का मतलब क्या लिखेंगे? A + 29B। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी? 1,000। ए की वैल्यू कितनी थी भाई? अभी बोला ना, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 1000 और डी की वैल्यू 100। तो ए की जगह 1,000 प्लस प्लस डी, देखो 29 का 29, 29 और डी के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू 100। कोई दिक्कत? 1,000 रहने दिया, प्लस 29 × 100, 29, 100, दोनों को जोड़ दिया तो 39,100। ठीक है ना, 39,100। तो जो 30th नंबर का इंस्टॉलमेंट जाएगा वो कितने का जाएगा? 39,100 का जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो राइट आंसर। अगला, द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30 इंस्टॉलमेंट। देखो यहाँ 30 इंस्टॉलमेंट बोल रहा है। 30 इंस्टॉलमेंट का मतलब बोल रहा है S30, मतलब बोल रहा है कि टोटल कितना अमाउंट पे कर देगा 30 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो S30 निकालना है। S30 का मतलब हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एस एन बराबर क्या हो गया? n/2। ठीक है, और इतना भी क्यों करना है? चलो कर ही लेते हैं यार, छोड़, कर ही लेते हैं यार। एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक। अब यहाँ n की जगह पे कितना रखना है? 30। तो n की जगह पे 30/2। 2 और a के बीच में कुछ मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी थी? 1000, प्लस n की वैल्यू 30, n की जगह 30, -1, और d की वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते थे। दो से 2 से 30 कटा 15 बार में 15, ब्रैकेट में 2 × 1000, 2,000। ठीक है, प्लस 30 में एक गया 29, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 100 का 100। ठीक है, 15, अच्छा, 2,000 प्लस 29 × 100, 2900, 2900। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, 15, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई
2,2900, 4900। अब 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 9, 15 × 9 135 का, 5 बचा हाथ में 13, 15 × 4, 15 × 4 60, 60 और 13 कितना होता है 73, और डबल जीरो का डबल जीरो। मतलब जो अमाउंट पे करेगा ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 15 × 9 35, ऊपर गड़बड़ करिए। अच्छा ये इन दोनों को जोड़ने पे 2000 और 2900, 4900 ही होता है, और 15 से मल्टीप्लाई करना है। सही तो लिखा है, हम बताओ यार। चलो, ऑप्शन बी जो राइट आंसर, बबीता ही जो राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफर 30th इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि बताओ 30th इंस्टॉलमेंट को पे करने में, 30th इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद, ठीक है, उसको कितना अमाउंट और पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लाइन पकड़ो, लाइन पकड़ना बहुत जरूरी है। व्हाट अमाउंट डज ही स्टील, स्टील का मतलब है कि कितना अमाउंट, स्टील, ठीक है, स्टील मतलब अब तक, ठीक है, हैव टू पे, पे कर चुका है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, पूरा लाइन पढ़ते हैं फिर मतलब निकलेगा। व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे, वो आगे कितना अमाउंट और पे करेगा। अभी तक 30 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, उसके बाद स्टील के बाद होता है, उसके बाद वो कितना इंस्टॉलमेंट और पे करेगा, ठीक है, किसके बाद, किसके बाद वो पे करेगा, ऑफर 30th इंस्टॉलमेंट, 30वें इंस्टॉलमेंट के बाद, ठीक है। तो देखो अब आगे निकालते हैं, ठीक है, 30th इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितना अमाउंट और पे करेगा, ठीक है, मतलब और निकालना पड़ेगा। अच्छा बताओ, S30 में कितना था? S30 30वें इंस्टॉलमेंट में टोटल अमाउंट कितना पे कर चुका है? 73,000, ठीक है ना। तो S30 मतलब 30वें इंस्टॉलमेंट तक इतना पैसा वो पे कर चुका है ना। फाइनली एक बात बताओ, टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना था? 1,18,000। तो हम क्या करेंगे ना, 1,18,000 में हम माइनस कर देंगे 73,500, ठीक है। अब देखो जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो में जीरो गया जीरो, एक उधार लिया, 10 में 5 गया तो 5, ये 7 बचा, 7 में 3 गया तो 4, यही बात हो ना। और इधर क्या हुआ, 11 में 7 गया तो कितना, 11 में 7 गया तो 4। मतलब अभी अभी उसको और इंस्टॉलमेंट, मतलब टोटल अमाउंट जो पे करना है वो 44,500 का पे करना है। कितना पे करना है? 44,500 का। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 30वें इंस्टॉलमेंट तक उसने 73,500 पे कर दिया, उसके बाद अब उसे कितना और अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसे के बाद उसको अब 44,500 रुपया पे करना पड़ेगा। क्लियर है ये बातें? अगला क्वेश्चन क्या पूछा, इफ टोटल इंस्टॉलमेंट आर 40, मान के चलो कि टोटल इंस्टॉलमेंट 40 है, और टोटल इंस्टॉलमेंट 40 दे रखा है, मतलब एन की वैल्यू 40 दे रखी है। क्लियर है ये बात है? देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो बोल रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा पे करेगा, मतलब A40 पूछ रहे हैं, ठीक है। A+30 9D, ए की वैल्यू कितनी थी 1000, 39, 39 और डी के बीच में कुछ ना मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू कितनी थी 100। तो देखो 1,000 प्लस 39 × 100, 3,900, और देखो 1000 प्लस 3,900 कितना हो गया 4,900, मतलब 4900 रुपये पे करेगा। सही है क्या? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला, द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंस्टॉलमेंट भैया 1,000 रुपए का था, सिंपल सी बात, और रेशियो पूछा है तो डिवाइड आएगा, ठीक है, टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया था? 49, 100 का पे किया था, ठीक है, और रेशियो पूछा है तो क्या करना है, डिवाइड। देखो दो जीरो से दो जीरो कट गया, तो ये क्या हो गया 10/49, और 10/49, अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो जब कटना बंद करते हैं ना डिवाइड में कोई चीज, जैसे 4/5, 4/6 लिखा है, तो हम क्या है 4:6 लिख सकते हैं इसको? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कटेगा अभी, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। जैसे 4/6 लिखा है तो इसको काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, ये 2/3, अब ये कटना बंद कर देगा, अब ये इससे ज्यादा नहीं कर सकता, अब हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। तो उसी तरह अब ये कटेगा नहीं, तो अब हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं।
ठीक है, इस डिवाइड को लिख कहेंगे 10/49 को कहेंगे 10:49। कहीं ऑप्शन में है क्या? कहाँ? ऑप्शन बी, बबीता इज राइट आंसर। और कोई है क्वेश्चन? नहीं, खत्म। तो उम्मीद है सारे केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से आपको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, अगला कौन से चैप्टर का केस स्टडी क्वेश्चन आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, उस चैप्टर का केस स्टडी क्वेश्चन मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय।